नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दा की शुभारंभ से पहले तो एक जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि इधर कुछ दिनों से भारत की अदालतों ने भारतीय जनता पार्टी को असहज स्थिति पर ला दिया है। अदालत के कुछ निर्णय, उसमें भी सर्वोच्च न्यायालय के आदेश ने भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर ला दिया है। यह वही सर्वोच्च न्यायालय है जिसने सर्वोच्च निर्णय देकर के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राजा राम के भव्य मंदिर निर्माण अयोध्या धाम में बनाने का मार्ग प्रशस्त किया था। और आज जो राम मंदिर में लोग दर्शन कर रहे हैं और हम सब जिंदा लोग अपनी इन आंखों से उस मंदिर को निहार रहे हैं, देख रहे हैं, वह सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च निर्णय से ही संभव हुआ है। वही सर्वोच्च न्यायालय ने पहले इलेक्टोरल बॉन्ड को गैर कानूनी घोषित किया, जिससे विपक्ष ने इसको भाजपा का हार बताया। और आज चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली के आरोप पर सर्वोच्च न्यायालय ने एक फिर से फैसला दिया है, जिससे लोग भारतीय जनता पार्टी के हार की बात कर रहे हैं। तो न्यायालय के इन दो निर्णयों से भाजपा असहज है, लेकिन यह होता है, अगर आप कुछ गलत करेंगे या हमारे न्यायालय को कुछ गलत लगेगा तो वो न्याय के रक्षा के लिए अपना निर्णय देगा। और यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि हमारी न्यायालय न्याय देने में यह नहीं देखती कि वो न्याय किसके को अन्याय में तब्दील होगा या ये किसके विरुद्ध जाएगा। उन्हें न्याय जिनके तरफ जाता हुआ दिख रहा है उसके लिए देते हैं, बल्कि ये कहिए कि वो न्याय देते हैं वो जिसके तरफ जाए या जिसके विरुद्ध जाए। न्यायालयों को बहुत बहुत धन्यवाद, सर्वोच्च न्यायालय को सर्वोच्च प्रणाम। मित्रों, आज बात 100 में 99 बेईमान फिर भी भारत महान के बाद एक गाना है, आपने सुना, बड़ा पुराना गाना है कि हर साख पर उल्लू बैठा हूं, अंजामे गुलस्ता क्या होगा, जब रात हो ऐसी मस्तानी तो सुबह का आलम क्या होगा। आपने गाना सुना होगा, मेरे ख्याल से बहुत पुराना गाना है, महिला स्वर में है। मैं नहीं जानता कि कौन गाया है, उस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा। मैं कह रहा हूं उस गाने की स्थिति आज उत्पन्न हुई है। स्थिति यह है कि हम सब अपने देश में किसी भी मुद्दे पर हंगामा करते, हड़ताल करते, आग लगाते, सड़क जाम करते देखने के आदी हो गए। अब यह सब भारत के संविधान के किस पन्ने पर लिखा है मैं नहीं जानता। अभिव्यक्ति की आजादी तो 1900 में वर्णित है कि आप अभिव्यक्ति की आजादी है, आपको आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ भी का मतलब आग नहीं लगा सकते, मुझे परेशान नहीं कर सकते। लेकिन जनता के हित के नाम पर, जनता के अभिव्यक्ति के नाम पर हमारे देश में सिर्फ अहित होता है कुछ लोगों के हित साधन के वजह से, हित साधन के लिए, हित साधन के मर्जी के लिए। आप देख रहे हैं कि किसान ऐसे दिल्ली कुछ कर रहा है जैसे वो पाकिस्तान पर फतेह करने जा रहा हो। उसकी जो तैयारी है, जिस तरह की डरावनी सीन उत्पन्न हुआ है, उससे यह लग रहा है कि जैसे वो पाकिस्तान से युद्ध छुड़ गए हैं और वो लोग दल बल और साजो सामान के साथ हथियार में लैस होकर के पाकिस्तान पर आक्रमण करने जा रहे हैं। वो अपने ही देश के राजधानी में आ रहे हैं। एक चीज मैं नहीं समझ पा रहा कि किसान दिल्ली आ क्यों रहा है, उसको दिल्ली में क्या काम है। तो क्या वो दल बल के साथ भारत के राष्ट्रपति को कब्जा करने आ रहा है कि भाई तुम हटो मैं यहां बैठूंगा। प्रधानमंत्री को कब्जा करने आया है, संसद में घुसने आया है। किस लिए आना चाह रहा है? क्योंकि जो कृषि मंत्री आपके समस्याओं का समाधान करते हैं वो तो आपको रोज मिल रहे हैं और आप उनके साथ बैठक कर रहे हैं। बैठक में वो कुछ सुझाव दे रहे हैं और आप अपने मर्जी के लिए, अपने हरजनता के लिए उस सुझाव को नकार दे रहे हैं। तो फिर दिल्ली क्यों आ रहे हैं? दिल्ली के लोगों को डराने के लिए आ रहे हैं। तो हम सब लोग जो दिल्ली रह रहे हैं, हम क्या करें? हम भी लाव लश्कर के साथ आपका मुकाबला करने के लिए बॉर्डर पर चले जाए? क्या आप उधर से आए, हम इधर से जा रहे हैं? या आप सब विचार करिएगा। मेरे को नहीं समझ में आ रहा कि लोग कहते हैं दिल्ली चलो। किस लिए दिल्ली चलो? भाई सदन में कानून बनता है, वो संसद बनाते हैं। तुम दिल्ली के संदर्भ में घुस करके कानून बनाओगे तो क्या कानून पहले जो बना हुआ उसको तोड़ दोगे कि चुना हुआ संसद सदन में कानून बनाता है?
ऐसा तो है नहीं, फिर किस लिए आ रहे हैं? मन से स्पष्ट हो। या आप धमकाने के लिए आ रहे हैं, दबाव बनाने के लिए आ रहे हैं, या बताने के लिए आ रहे हैं कि मैं कितना वोट बैंक हूं, तुम मेरे वोट के बैंक के वजह से डरो। और हमारे देश का प्रधानमंत्री जो भी हो, वोट का लालची, वोट का डरपोक होता है, आपके आगे तलवे चाटेगा, झुकेगा। आप ये जानते हैं क्योंकि पहले से ये हो रहा है। दूसरा एक और है, आपको हंसने का मौका दे रहा हूं। यह मामला हालांकि गुस्सा होने वाले की, लेकिन मुझे हंसी आई। आज बिहार के जो अस्थायी शिक्षक हैं, उन लोगों ने आज आगजनी जैसा कुछ हड़कंप किया, पटना में कोहराम मचाया। अब आपको हंसी आ रही है, गुस्सा आ रहा है, आपको बता रहा हूं, आप निर्णय लीजिएगा। शिक्षकों का मांग है कि भाई हमें बिना पात्रता की जांच किए पढ़ाने दिए, जो पहले से पढ़ाने दे रहे हैं। सरकार करे कि आप पढ़ाने के योग्य हैं कि नहीं, यह बात जांच लेने दीजिए। क्योंकि कई समाचार चैनलों पर शिक्षकों का इंटरव्यू आपने सुना होगा कि भाई भारत का राष्ट्रपति कौन है, तो फलाना काका है। भारत के प्रधानमंत्री कौन है, फलानी चाची है। सारे जहां से अच्छा किसने लिखा था, अरे वो तो फलाना गुलाब जी ने लिखा था। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, चल दरिया में डूब जाए। भारत के प्रधानमंत्री कौन है, फलाना है। अच्छा चलिए संडम मंडे कह दीजिए, तो अनंडे मनंडे सनंडे। 12 महीने के नाम बताइए, जनवरी जनवरी मनवरी। हिंदी में लिख दीजिए, वो भी नहीं लिख पा रहे हैं। और आप प्राइमरी में और इंटर में मास्टर हैं। यह सब चैनलों पर आया हुआ है, आप सबने देखा है। इन्हीं सबको देखते हुए सरकार ने कहा कि भाई जो पढ़ाने के लायक है वो पढ़ाए, जो ना पढ़ाने के लायक वो अपने घर जाए। लेकिन वो करे कि नहीं भाई हम आग लगाएंगे, सड़क जाम करेंगे और वोट नहीं देंगे। हमको पढ़ाने दिए, हमको नहीं पढ़ना तो उससे क्या मतलब है? हम लड़का पढ़ाएंगे, आपके बच्चों को हम ही पढ़ाएंगे, हमको खुद संडे मंडे नहीं आ रहा। अब इस पर यह हमारे देश में संभव है कि एक आदमी हवाई जहाज चलाने का जिद कर रहा है, जो कभी साइकिल पर भी नहीं बैठा, जो कभी हवाई जहाज के अंदर नहीं घुसा, वो कह रहा भाई लोकतंत्र है, हमारा अधिकार है, हम हवाई जहाज उड़ाएंगे। उसमें क्या करना है? कोई ना कोई बटन दबाएंगे, उड़ेगा या गिरेगा, जान जाए तो जाए। यह मांग हो रहा है। अब आप समझिए कि इस देश का क्या होगा जब हर शाख को उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। कोई एक आदमी टीचरों से नहीं पूछ रहा है। कोई कह रहा है मैं 15 साल से पढ़ा रहा हूं, 17 साल से पढ़ा रहा हूं, 20 साल से पढ़ा रहा हूं। अच्छी बात है, 20 साल से तो आप पढ़ी गई होंगी कि वो पढ़ाई वाला परीक्षा पास कर जाए। और आप खुद परीक्षा पास नहीं कर पाते हैं तो आपका पढ़ाई हुआ बच्चा कैसे परीक्षा पास करेगा? यह सवाल है। आप कहिए, वो तो बच्चा कहेगा कि यार हमको साल भर तैयारी का मौका मिला और आप हमारी परीक्षा लेने लगे। आपको तो 20 साल से तैयारी की है, क्योंकि 20 साल से बच्चे ही तो पढ़ा रहे हैं। और वहां पर कोई हवाई जहाज उड़ाने की बात तो पूछी नहीं जाएगी, वहां पर कोई एटॉमिक साइंस की तो बात पूछी नहीं जाएगी। आप जो पढ़ा रहे हैं उन्हीं विषय के विषय होगा। जैसे मैं यूपी का हूं और संविदा टीचर में मेरा भाई भी था, उसको कुछ कहते थे, मैं नाम मैं भूल रहा हूं, वो जो प्रधान लोग नियुक्त करते थे वो सब मैं भूल रहा हूं। उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार आई, उन्होंने पात्रता टेस्ट लिया। मेरा भाई कह रहे थे कि भैया जिस तरह से IAS की तैयारी होती है उस तरह का परीक्षा हुआ, बहुत अच्छा लगा। और कई चरण की परीक्षा पास करके आज मेरा भाई परमानेंट शिक्षक है उत्तर प्रदेश शिक्षा बोर्ड का। उसे खुशी है, संतुष्टि है कि मैं हर चरण में पास हुआ हूं। अब मेरा पढ़ाया हुआ विद्यार्थी पास ही होगा अगर उसमें थोड़ी भी एबिलिटी होगी। लेकिन अगर आपको खुद ही पढ़ने नहीं आ रहा है तो आप बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, भविष्य का नाश करेंगे। इन सब बातों पर मुझे हंसी आती है कि हमारे देश में हड़ताल का कानून कितना है, कैसा है और किस बात पर है। विचार आप जरूर करिएगा। मैं वीडियो लंबा नहीं करूंगा क्योंकि आज बड़ा गंभीर बात है। गंभीर यह कि आप एक सरकार से ऐसी मांग कर रहे हैं जो संभव नहीं है। 45 लाख का पूरा हमारा बजट है और 10 लाख से ऊपर आप स्वयं मांग रहे हैं। बाकी में सारा रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क सब कुछ है, लेकिन आपको उसका कोई परवाह नहीं है। आपको देश की अर्थव्यवस्था से ना तो कोई मतलब है, ना ही देश के भूमि से कोई मतलब है, ना ही कृषि उत्पाद में आत्मनिर्भरता से कोई मतलब है। आपको मतलब है भारत की अर्थव्यवस्था को चौपट करना, क्योंकि आप विदेश के साजिश का शिकार हो रहे हैं, विदेशी लोगों के बहकावे पर बहके हुए हैं। आपका खुद का विवेक नहीं है, आप परेशान हैं और दूसरे को परेशान कर रहे हैं। दूसरा,
कि आपको स्वयं पढ़ने नहीं आता, जिस अध्यापक को संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे कहने नहीं आता, मालूम नहीं है कि हफ्ता के 7 दिन का नाम क्या है, संडे पहले पड़ता है कि मंडे पहले पड़ता है, ट्यूसडे पहले पड़ता है कि वेडनेसडे पहले पड़ता है, जनवरी फरवरी मार्च में कौन महीना पहले पड़ता है, 12 महीना का अंग्रेजी नाम क्या है। अगर आपको यह नहीं आता है, अब शिक्षक कहलाने के लायक है, आपको शर्म नहीं आता है। लेकिन आप सरकार पर दबाव बनाएंगे, क्योंकि हमारे देश में उत्पात मचाने की छूट है, और कोई भी सरकार उत्पात मचाने की छूट पर रोक नहीं लगाती, क्योंकि जो आज सरकार है कल विपक्ष में होगी तो उसे भी उत्पात मचा करके ही सरकार में आना है। क्योंकि असल में क्या है कि इसमें जनता का कोई फायदा नहीं है। आज लालू प्रसाद की पार्टी अपदस्थ हो गई है, वो सारे के सारे लोग उत्पात मचाने में आग में घी का काम कर रहे हैं, और कई लोग वीडियो पर आए भी थे कि मैं इन अध्यापकों के साथ हूं। आज अगर अविश्वास प्रस्ताव में सरकार गिर जाती और लालू प्रसाद का बेटा मुख्यमंत्री बन जाता, तो नीतीश के पार्टी के लोग और भाजपा के पार्टी के लोग इन शिक्षकों के साथ आते और उत्पात मचाते। मतलब चरित्रहीन विपक्ष में बार बार कहता हूं, फिर कह रहा हूं कि हमारे विपक्ष का कोई चरित्र नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं। आज हरियाणा में किसानों को दिल्ली में घुस करके उत्पात मचाने से रोकने के लिए हरियाणा पुलिस बधाई की पात्र है, और वो पुलिस की गश्त बढ़ा दी है। आप पुलिस की गश्त क्यों बढ़ाए हो, इस बात के लिए पंजाब कांग्रेस का पूरा टीम हरियाणा के मुख्यमंत्री का घर घेराव करने आ गया, जिसमें वहां का मंत्री प्रगट सिंह भी आया था, जो कांग्रेस के विधायक हैं। वो प्रगट सिंह के नेतृत्व में हरियाणा के मुख्यमंत्री के घर में घुस रहे थे लोग। अब ये कोई पूछे कि भाई हरियाणा के, और कह के रहे कि पुलिस को सड़क पर क्यों रखे हो, हटाओ उसको, हमको बेरोक टोक दिल्ली जाने दो, हमको दिल्ली में उत्पात मचाना है। पिछले बार 26 जनवरी को हम सब देखे हैं, लाल किला पर हमारे पुलिस के जवानों को जिस तरह से खाई में फेंक करके मारने की साजिश की गई, जिस तरह से ट्रैक्टर से कुचल करके लोगों को मारा गया, वह रोंगटे खड़ा कर देने वाला है। लेकिन इस देश में क्या होगा जब हर शाख पर उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। अंत में एक बात और कह रहा हूं, यह भी इस देश का खूबसूरती है कि बदसूरती है, यह आप निर्णय लें। हमारे देश में शिक्षा संस्थानों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है, और कानून में यह छूट दी गई है कि आप अपने स्कूल में पढ़ाई के अलावा कुछ भी करवा सकते हैं। मतलब पढ़ाई कराएं कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आप धार्मिक शिक्षा जरूर दें, धार्मिक बात जरूर बताएं। दिल्ली का सबसे प्रतिष्ठित कहा जाने वाला सेंट स्टीफन कॉलेज, जिसमें दाखिला ही एक सम्मान का बात है। सेंट स्टीफन कॉलेज में सुबह की प्रार्थना होती है, जिसको असेंबलिंग बोलते हैं। सुबह की प्रार्थना मतलब वो ईसाई जीसस का गुणगान होता है। सुबह के प्रार्थना के बाद प्रिंसिपल धार्मिक पाठ बताते हैं और लोगों को क्रिश्चियनिटी की तरफ आकर्षित करते हैं, धर्मांतरण का उपदेश देते हैं, और इस पर मेक श्योर करते हैं कि हर आदमी, विशेष तौर से जो गैर क्रिश्चियन, वो जरूर आवे। जो बच्चे नहीं आए हैं उनको परीक्षा से रोक देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया प्रिंसिपल ने कि आप परीक्षा में नहीं आ सकते। बाकायदा लिखा है कि आप सुबह के असेंबली में नहीं आए, और क्यों नहीं आए इस बात का आपको प्रिंसिपल बुला करके सफाई मांगा था, आपने नहीं दिया है। मतलब आप एक अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त विद्यालय में अगर पढ़ रहे हैं तो उस विद्यालय में उस समुदाय के शिक्षा ग्रहण कीजिए और उसके प्रति आकर्षित हुए। मतलब विद्यालय में, शिक्षा संस्थान में धर्मांतरण का खुला खेल हो रहा है, और हम चुप बैठे हैं क्योंकि हमने उनको अल्पसंख्यक का दर्जा दिया है। और हमारे देश में लूट की छूट है, कूट की छूट है, बेईमानी की छूट है, अकबास बकवास की छूट है, और कुछ भी करने की छूट है। तो वीडियो बंद करने से पहले हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि एक रेफरेंडम हो कि हमारे देश में कितना छूट मिले, किस किस को छूट मिले और किस बात की छूट मिले, क्योंकि छूट की समीक्षा जरूर होनी चाहिए। क्योंकि छूट के वजह से ही आज सड़क पर गाड़ी की जगह ट्रैक्टर कोहराम मचा रहा है। आज सीमा पर रहने वाले लोग खौफ में जी रहे हैं, दुकानें बंद हैं, और गांव के लोग पलायन के कगार पर हैं। दिल्ली की सड़कें जाम है और लोग हलकान हैं। आज छूट के वजह से ही जिसको खुद ही गिनती नहीं आती वो शिक्षक है, और उससे पूछा जा रहा है कि आप शिक्षक हैं, यह बात की जांच हो जाए, तो कह रहे कि हम आग लगाएंगे क्योंकि हमको आग लगाने की छूट है। यह छूट ही है कि एक विश्वविद्यालय में पढ़ाई के अलावा और सब कुछ हो रहा है, और सब कुछ की छूट है। विचार इस पर जरूर करिएगा। मैं तो करता ही रहता हूँ, और मैं करता हूँ तो आपके सामने रखता हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इस पर विचार जरूर करिएगा। और अगर आपको लगे कि मेरी बातें सही है
तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने सभी समूह में साझा करें, क्योंकि समूह में साझा होने से समस्या अपने समाधान को पाता है और समस्या अपने समाधान को प्राप्त करता है तो वो समाप्त होता है। इस देश में एक दिन ऐसा आएगा कि सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। उसी मुहिम में लगा आपका ये बालक आपसे आशीर्वाद मांग रहा है। अपना सर्वोच्च आशीर्वाद हम पर जरूर बनाए रखिएगा। जय श्री राम।